ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टॉपिक नंबर 15.10। एंड 15.10 टॉपिक जो है हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से रेलेवेंट हमारा ये टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग बायोमोलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग सेल्स। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या होता है? ये नेचुरली अकरिंग बायोमोलिक्यूल जो होते हैं, नेचुरली अकरिंग, ठीक है। और इनका काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन को फर्स्ट स्टोर करते हैं एंड देन उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इन द लिविंग सेल्स, सेल टू सेल। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है, सेकेंड सेल ये है, थर्ड सेल ये है। तो सेल टू सेल जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना और इस सेल्स के इनसाइड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इस न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन होता है, काम होता है। They are responsible for heredity. They're responsible for the protein synthesis and the cell functions and regulations. ये हमारे पास इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है न्यूक्लिक एसिड की? फर्स्ट, हेरिडिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में। प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, जैसे हम लोगों ने देखा था कि अमाइनो एसिड्स के थ्रू प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, तो वो कंप्लीट जो एक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन्स को बनाना, ये भी हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन है। थर्ड इज सेल्फ फंक्शंस एंड रेगुलेशंस। बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके फंक्शंस को मेंटेन करके रखना, देखना है कि हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, और उसके फंक्शंस को रेगुलेट भी करना। ठीक है, लाइक रेगुलर बेसिस पे रेपुटेशन के साथ वो फंक्शन परफॉर्म होते रहें, तो उसमें कोई पॉज ना आए। ये सब हमारे पास फंक्शन होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, या इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की टू टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए डीएनए एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज ए आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास और इसकी टू मेन टाइप्स कौन सी हैं। अब हम लोग फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, और वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में फर्स्ट टाइप हमारे पास है डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डीएनए का। इट एग्जिस्ट मेनली इन द न्यूक्लियस। यस, ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये आपने इसकी पोजीशन जो है या इसकी लोकेशन याद रखनी है। ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड होता है हमारे पास। और इसके बाद जो है वो इसमें शुगर कौन सा होता है? इसमें शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज होता है, जिसका हाइड्रोजन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है इंस्टेड ऑफ ओ एच। अच्छा, इसका मैं आपको एक दफा डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का इसका होता है कि हमारे पास ये 5 कार्बन शुगर होता है ना हमारे पास, डीऑक्सी राइबोज। तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाता है। यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 के अपर पोजीशन पे ओ एच होता है, लोअर पोजीशन पे एच होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे बोथ पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे ओ एच नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि एच एट कार्बन नंबर 2 इंस्टेड ऑफ ओ एच। ओ एच की जगह यहाँ पे एच होता है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे एच होता है और यहाँ पे हमारे पास ओ एच होता है। इसके बाद इस पोजीशन की हमारे पास जो है यहाँ पे एच हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 आ जाता है, दैट इज CH2OH यहाँ पे होगा। ठीक है, सो इस तरह से 1 2 3 4 और ये फिफ्थ कार्बन होता है। इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इसमें हम लोगों ने ये इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और इसके कुछ ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास आरएनए। आरएनए हमारे पास क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब इसका डीएनए का फंक्शन क्या था कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है। आरएनए का फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहा है। जहां पर डीएनए का हमने देखा था कि ये एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। वहां पे अगर आप आरएनए का स्ट्रक्चर देखो तो आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसकी सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए का ना सिंगल सा इस तरह से स्ट्रैंड होता है बस, ये आरएनए का होता है, और यहाँ पे सारे इसकी वो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, लाइक टू हेलिक्स ने, टू स्ट्रैंड्स ने इसको सराउंड किया होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन जो है वो ये है, तो सेकंड वन कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। ठीक है, तो ये डीएनए का हो जाता है और सेकंड वन जो है वो आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है।
इसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि इसमें जो शुगर है वो राइबोज शुगर होता है। उसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोज था, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर है। और इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बोथ लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, राइबोज शुगर का, तो हम ये कहते हैं राइबोज शुगर के बारे में कि इसमें हमारे पास भी ये भी एक 5 कार्बन शुगर होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, 5 कार्बन है। सेंटर में हो जाता है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऊपर अपर पोजीशन पे आ जाएगा हाई OH, और यहाँ पे H होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो OH, और ये H आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड कार्बन में भी हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट यही होता है, OH और H। और यहाँ पे फोर्थ वन पे यहाँ पे H होता है, फिफ्थ पे यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। तो इसके पास भी जो है ना हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन होते हैं। और उसके बाद कार्बन देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में से कार्बन नंबर 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये कार्बन नंबर 2 जो है इसके पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों एच थे, और यहाँ पे इसके लोअर पोजीशन के पर जो है OH प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में। अच्छा, तो ये हमारे पास होता है स्ट्रक्चर डीएनए का भी और आरएनए का भी, हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ तक देख लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको वजीहा? नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसको स्ट्रक्चर को देखते हुए कि ये क्या है, ये अल्फा का स्ट्रक्चर है या बीटा आपको शो करे? ये अल्फा कार्बन है या बीटा वाले हैं? बीटा कार्बन। हाँ, बीटा क्यों है? बिकॉज OH ग्रुप वो अपर साइड पर है और दूसरा CH2OH और OH दोनों ही अपर साइड पर है, इस वजह से हम्म, बीटा है। ठीक है, इसी वजह से ये हमारे पास जो है बीटा बीटा कार्बन हो जाएगा, या स्ट्रक्चर भी लाइक बीटा की फॉर्म में आ रहा है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। इनके डीएनए और आरएनए के हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, आपके पास ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड याद रखिएगा कि दे आर, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, और इसका मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या होता है, मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड्स के ज्वाइन होने से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो चाहे हम बात न्यूक्लिक एसिड की करेंगे हम लोग, पता है इसी के टाइप्स में आ जाता है हमारे पास ना, डीएनए और आरएनए इसी की टाइप्स आ जाती हैं। तो डीएनए और आरएनए भी पॉलीमर्स है, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है, और इसका जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। अब हम इस न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर की, तो इसके फर्दर आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट के नेम है हमारे पास शुगर, पेंटोज शुगर। अच्छा, सेकंड वन होता है नाइट्रोजीनियस बेस, एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या आता है, थर्ड वन आता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन हमारे पास पेंटोज शुगर है, सेकंड वन हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस, और थर्ड वन जो है फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। अब देखो, फॉस्फ पेंटोज शुगर यहाँ से साथ साथ हम लोग जो है ना वो डीएनए और आरएनए के डिफरेंस के पॉइंट्स भी आपने नोट करते जाना है। पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें, ये 5 कार्बन शुगर होता है, और ये डीएनए और आरएनए दोनों में डिफर कर रहा होता है। डीएनए में जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज होता है, आरएनए में राइबोज होता है। राइबोज में क्या होता है कि डिफरेंस दोनों में क्या, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है कि इसका OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है, इसका H जो है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है इंस्टेड ऑफ दी OH, जैसे हम लोगों ने भी देखा। दोनों के पास कार्बन 5 हो जाते हैं, हाइड्रोजन भी दोनों के पास जो है वो 10 ही होंगे, लेकिन ऑप्शन में डिफरेंस आ जाता है, एक के पास ऑप्शन 5 होते हैं और दूसरे के पास डीएनए के पास जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 4 होते हैं। दिस स्मॉल चेंज मेक्स डीएनए मोर स्टेबल। ये जो एक स्मॉल सा चेंज आ रहा है, लाइक यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज के पास ऑप्शन नहीं है, हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये इसको मोर स्टेबल करता है। बिकॉज आपको पता है ना, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो वो उसमें अट्रैक्शन की एबिलिटी और रिएक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो डीएनए में अगर एक ऑप्शन की लेस हो रहा है तो वो इसको बहुत स्टेबल बना देता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं नाइट्रोजीनियस बेस पे। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड्स। टू टाइप्स की नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन जो है वो प्यूरीन्स है, सेकंड वन जो है वो पायरिमिडीन्स होता है। प्यूरीन्स की बात की जाए तो प्यूरीन्स में हमारे पास क्या होता है, इसके पास एक एडेनिन है और एक गोवनीन है। ठीक है, ये बेसेस हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होती हैं, एडेनिन एंड गोवनीन। एंड कंटेन्स अ टू रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर टू रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग्स होती हैं। और ये लार्जर इन साइज होता है प्यूरीन्स की हम बात करें। अगर हम बात करें यहाँ पे पायरिमिडीन्स की, तो पायरिमिडीन्स में क्या होता है कि इसमें इसकी बेसिस कौन सी होती है। इसकी बेसिस हमारे पास होती है साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल। अच्छा, साइटोसिन और थायामीन तो होता है, थायामीन जो है वो डीएनए में होता है, यूरेसिल जो है वो आरएनए में होता है। लाइक इसी थायामीन को रिप्लेस करके अगर हम लोग आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें यूरेसिल यूज हो जाएगा। ये एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और साइज भी स्मॉल होता है। अब मैं अगर आपके सामने ड्रॉ करूं प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स को, तो प्यूरीन्स में हमने जैसे बात की कि इसके पास टू रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये आपके पास फर्स्ट रिंग है। पहले आपने सिक्स मेंबर्ड रिंग्स ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये आपके पास एक रिंग है, उसके बाद एक ये रिंग है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि यहां से रेज करो इसको, इस साइड को, ठीक है। और इसकी इस वाली साइड को रेज कर दो। अच्छा, ये सिक्स नहीं होती, ये फाइव होती है। अच्छा, इसको एक मिनट देखो जरा, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन आता है और उसके बाद, हाँ, इस तरह से बनती है ये। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है और साथ नीचे यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन। और इसका जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर अगला सिंगल बॉन्ड। अब इसका देखो, डबल सिंगल, डबल सिंगल और फिर उसके बाद जो है ना वो लाइक डबल सिंगल, डबल सिंगल, फिर ये आ जाता है, और फिर दोबारा इस तरह से ये डबल और सिंगल इस तरह से बन रहा है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन्स का। प्यूरीन्स का, इसमें आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या है, इसके पास टू रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये लार्जर इन साइज है। अगर हम बात करें पायरिमिडीन्स की, तो पायरिमिडीन्स तो मैंने आपको बताया कि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है इसका। एक नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर होता है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पे डबल सिंगल, डबल सिंगल, और उसके बाद फिर आगे यहाँ पे डबल आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, दैट इट इज दी पायरिमिडीन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स। प्यूरीन्स में याद रखना कि जो नाइट्रोजनियस स्पीशीज प्रेजेंट है वो कौन कौन सी हैं। एक एडानीन है इसके पास और एक इसके पास गोवानीन है। पैरामिडीन के पास जो है वो साइटोसिन है और थायामीन या यूरेसिल है। थायामीन इन केस ऑफ डीएनए और यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। इस तरह से होता है। इसका साइज जो है, प्यूरीन्स की बात करें, उसका साइज जो है वो लार्ज होता है, लार्जर साइज होता है। पायरामिडीन का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक समरी आपको यहाँ पे शो की जा रही है कि हमारे पास प्यूरीन्स में और प्यूरीन्स में जो है वो एडेनिन और गोवनीन होता है। ये डीएनए में भी होता है और आरएनए तो दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि साइटोसिन और थायमीन जो है पैरामिडीन के होते हैं। और ये साइटोसिन दोनों में होता है, लेकिन थायमीन जो है ये सिर्फ डीएनए में होता है और यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है, जबकि थ्री के थ्री जो है सारे के सारे पैरामिडीन के होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप का जो सिंबल है वो क्या होता है, PO4 - 3 सिंबल, सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है, PO4 - 3 होता है। इट कनेक्ट्स द न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। ये न्यूक्लियो, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, कि ये क्या कर रहा होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को लाइक कनेक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बैकबोन यानी कि बैकवर्ड साइड पे एक बैकबोन क्रिएट कर रहा होता है, या उसका एक मेन बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। फॉर्म्स द रिपीटिंग चेन ऑफ डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए की एक हम ये कहते हैं कि रिपीटिंग चेन्स फॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आपने अपनी देखो उस पे बुक पे देखो तो आपको यहाँ पे फॉस्फेट यूनिट्स में वो यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। और यहाँ पे आपके पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज लिंक टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड द राइबोज शुगर इन द आरएनए। हाँ, ये कार्बन नंबर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है,
अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, इस पॉइंट पे थे कि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये किस तरह से हमारे पास इन शुगर्स के साथ कनेक्टेड होता है कि ये कार्बन नंबर 5, इट इज लिंक्ड टू द कार्बन नंबर 5 होता है डिऑक्सी राइबोज शुगर। ये डिऑक्सी राइबोज शुगर जो होता है, डिऑक्सी राइबोज शुगर की हम लोग बात करें, या हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो राइबोज शुगर है, आरएनए में दोनों के कार्बन नंबर 5 के साथ कनेक्टेड होता है, और इस तरह से इसने एक पीछे बैकबोन क्रिएट की होती है। तो ये हमारे पास थे कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट था पेंटोज शुगर, सेकंड वन हमारे पास था नाइट्रोजनियस बेस, और थर्ड वन हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर हो गया आपको वजह यहाँ तक? मैम इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। फॉस्फेट ग्रुप की बात कर रहे हो? नो मैम, पूरा जो होल ओवरऑल? स्ट्रक्चर है डीएनए हाँ, या फिर आरएनए का। ठीक है, हाँ यही होता है, यही हमारे पास लिंकेजेस इनमें होती हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही होता है इसके पास, और लिंकेज भी यही होती है। बैकबोन पे ना, मैम ये बैकग्राउंड पे यही कहाँ पर लिंकेज होती होती है। है? क्या कह रही हो? मैम ये होती कहाँ पर है? लाइक अगर लोकेट करना है इसको। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं आपको ना जरा, मैं चाह भी ये रही थी कि मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं, तो वरना इसको ऐसी थ्योरी की समझ नहीं आती। एक मिनट। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? यस मैम। और ये क्या वाइट बॉडी शो हो रहा है ना? जी। ठीक है, अभी देखो इसका स्ट्रक्चर जरा। हमारे पास ये किस तरह से कनेक्टेड होती है, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक पूरे कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें। ठीक है। अब इसके पास के कंपोनेंट्स क्या थे? इसके पास फॉस्फेट ग्रुप था, इसके पास पेंटोज शुगर था, और एक न्यूक्लियोसाइड बेस थी इसके पास। ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस थी। अच्छा, उसके बाद ये इसका 3 हो चुके हैं। अब आप ये देखो कि ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये आपके पास आता है पेंटोज शुगर। और हमने बात की कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये देखो ये पेंटोज शुगर है, इसका एक कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 हो जाता है। फिफ्थ कार्बन पेंटोज शुगर का इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ आके अटैच होता है। ठीक है, ये तो यहाँ से इसकी लिंकेज होगी, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की और शुगर की लिंकेज हो गई। उसके बाद जो कार यहाँ पे देखो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो कार्बन नंबर 2 होता है, यहाँ पे अटैच होती है नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास यहाँ तक। अगर मैं इसको यहाँ से रेज भी अप करूँ नंबरिंग को, सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ कि 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है। अब अच्छा, ये एक पूरा कंप्लीट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये जो बॉन्डिंग आपको शो हो रही है, लाइक ये बॉन्डिंग आपको इस पोजीशन पे भी हम शो कर सकते थे मार्क। ये बॉन्डिंग मैं आपको इस पोजीशन पे भी दिखा सकती हूँ कि ये जो शुगर और हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इनकी जो मिड में बॉन्डिंग होती है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्डिंग, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको कहते होते हैं। ठीक है, और बाकी ये पूरा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अच्छा, इससे भी ज्यादा क्लियर आके देखो इसके ऊपर, यहाँ पे हमारे पास ये इसका न्यूक्लियोसाइड सबमिट है,
देखो ये इसका, यहाँ पे पूरा इसका बना हुआ है ये देखो, ये इसका पूरा एक फॉस्फेट ग्रुप बना हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप बना हुआ है हमारे पास। इसके बाद आपके पास ये एक बेस थी, नाइट्रोजीनियस बेस थी। और उसके बाद ये आपके पास था शुगर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो कि हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये बेस है, न्यूक्लियोटाइड बेस होती है, और ये हमारे पास इसका शुगर है। ये तीनों इस तरह से करके उन्होंने पूरा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है। अच्छा, अब आपको कहाँ पे दिखा रहा है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? ये फॉस्फोडाइस्टर आपको बॉन्ड दिखा रहा है जहां पे, देखो ये एक्चुअली होता यही है कि जहां पे हमारे पास फॉस्फेट और शुगर के मिड में बॉन्डिंग होती है। अब 1,3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग आपको ये दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये है। और यहां से देखो कि ये हमारे पास क्या चीज है, शुगर था ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके मिड में बॉन्डिंग को जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है। इसमें हमारे पास इसकी आई थिंक ये 1,3 होती है। 1 और 3 से अटैचमेंट हुई होती है। 1,3 का मैं कंफर्म करती हूँ, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन होती है हमारे पास ये शुगर और इसके मिड में, फॉस्फेट ग्रुप के मिड में होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अभी 1 मिनट रुको जरा। Pause। हम्म। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे और भी क्लियर कर बताती हूँ ताकि मुझे ये कि कोई कोई मिस्टेक ना हो मेरी तरफ से। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देती हूँ ताकि आपके पास एक नोट्स में आ जाए। अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करिए, फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि ये हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है ना, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड है। और ये किसके इन बिटवीन फॉर्म हो रहा है? फॉर्म्ड बिटवीन, हमारे पास जो है वो थर्ड कार्बन का OH होता है। ये किस चीज का होता है? ये हमारे पास होगा शुगर का। और इसके बाद हमारे पास ये फिफ्थ फॉस्फेट ग्रुप होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का। अच्छा, ये पॉइंट पे देखो कि इसमें क्यों क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ये फर्स्ट, यानी लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो एक पूरे न्यूक्लियोटाइड का जो है ना वो शुगर शुगर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर है, और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जो है उसके फॉस्फेट ग्रुप का फिफ्थ कार्बन। इनकी जो बॉन्डिंग है इसको हम कहते होते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये दिस मीन्स कि हमारे पास ये एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है DNA और RNA की। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। दिस मीन्स कि मैं सिर्फ एक पॉइंट पर रॉन्ग थी, वो पॉइंट मेरा ये था कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास कहाँ मैंने ऊपर मार्क किया था, यहाँ पे मैंने मार्क किया था कि हाँ, हम लोग इसको भी तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कह सकते हैं इसको, यानी फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के मिड में। लेकिन नहीं, ये नहीं होता, बल्कि हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास पूरा एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला है। ठीक है, इसका हमने सिर्फ शुगर उठाना है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट मिलके जो नहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। और दिस मीन्स कि ये हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन कर रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग की हेल्प ली जाती है। ठीक है, एक का थर्ड कार्बन है शुगर का, और दूसरा का जो है फिफ्थ कार्बन यूज हो रहा है। अब क्लियर हो गया? यस मैम, अब क्लियर हो गया। बस ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये नोट्स में ऐड हो गया, आपको मिल जाएगा इसके नोट्स में। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग, हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, एडिशनल पॉइंट्स यही था कि DNA और RNA कहाँ डिफर करे। एक तो इसके पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है, उसके पास राइबोज था, इसके पास थायमीन होता है, RNA के पास यूरेसिल होता है। यहाँ पे डिफरेंस आता है। बेस पेयरिंग में डिफरेंस कहाँ पे होता है? बेस पेयरिंग में डिफरेंस ये होता है कि अब पेयर विद थायमीन और यूरेसिल, यहाँ पे थायमीन और यूरेसिल की पेयरिंग होती है, दूसरे में साइटोसिन के साथ पेयरिंग हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो दिस अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिक्स।
यहाँ तक हो गया। सिंपल कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन ऐड की थी। समटाइम्स क्या होता है कि वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये बायोमोलिक्यूल है दैट स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, एंड इट इज मेड फ्रॉम शुगर, फॉस्फेट ग्रुप शुगर और नाइट्रोजनियस बेस से मिलकर बना होता है। प्यूरिन्स हमारे पास क्या होते हैं, डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस को कहते होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्दर आगे एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं। पायरिमिडीन्स भी हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं, बट दे आर सिंगल रिंग्ड। और उसके बाद इसमें साइटोसिन होता है, थायमिन और यूरेसिल होता है इन केस ऑफ द आरएनए। डीऑक्सीराइबोज हमारे पास क्या है, शुगर है जो कि डीएनए में होता है, लेकिन वन ऑक्सीजन एटम एट कार्बन नंबर 2। इसके पास कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है, कार्बन नंबर 2 पे इसके पास दोनों एच प्रेजेंट होते हैं, ओ एच होता ही नहीं है। राइबोज में भी क्या होता है, ये भी एक शुगर है आरएनए का, और इसके पास जो है इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे इसके पास ऊपर ओ एच होता है, इसके पास एच नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी। बाकी दोबारा उन्होंने आपकी बुक में जो टॉपिक नंबर 10.15 15.10.2 जो है, इसमें उन्होंने दिया हुआ है आपको डिफरेंस के। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस पे, तो आप कैसे डिफरेंस लिख सकते हैं। तो इसमें भी उन्होंने यही बात की है, पॉइंट्स तो वही है दोबारा, कि इसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसके पास राइबोज शुगर था। इसके पास ऑप्शन लैग करा होता है, वन ऑप्शन कार्बन नंबर 2 पे इसके पास ऑप्शन होते हैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर। इसके पास ये मोर स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल है एक ऑप्शन की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजनियस स्पेसिस की। तो यहाँ पे डीएनए के केस में इसके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है, जबकि आरएनए के केस में डिफरेंस सिर्फ यूरेसिल का आ जाता है। ठीक है, यही वाला पॉइंट है। यूरेसिल लेस स्टेबल होता है थायमिन से, यूरेसिल लेस स्टेबल होता है थायराबीन से, ये भी पॉइंट है इसकी मोर रिएक्टिविटी का। सो डीएनए कैन नॉट यूज यूरेसिल बिकॉज डीएनए मस्ट स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसने परमानेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है डीएनए, इसी वजह से जो है ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास यूरेसिल को यूज नहीं करता, थायराबीन को यूज करता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी स्टैंडर्डनेस की, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स की बात करते हैं। डीएनए और आरएनए में, डीएनए में आपको पता है डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे टू स्टैंड्स जो होती हैं वो ट्विस्ट हुई होती हैं, मैंने आपको ऐसे दिखाया भी था कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंड हमारे पास ये वाली है, तो सेकंड स्टैंड कुछ इस तरह की इसके साथ ट्विस्ट हुई होगी। टू स्ट्रैंड्स ट्विस्ट अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग अ हेलिकल स्ट्रक्चर, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। स्ट्रैंड्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, यानी कि ए ने हमेशा थायमीन से ही बॉन्ड बनाना है, ए ने यानी एडेनिन ने हमेशा थायमीन से बॉन्डिंग करनी है, और गवानीन ने हमेशा जो है वो साइटोसिन से ही बॉन्डिंग करनी है। बट ये डिफर कर रहा होता है कि बॉन्डिंग डबल होती है, सिंगल होती है, या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ये डिफर कर रहा होता है। स्ट्रैंड्स विद एंटी पैरेलल। अच्छा, स्ट्रैंड एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखते हैं कि एक रन अगर यहाँ पे जा रहा होता है 5 × 3, तो सेकंड जो रन होगा, अच्छा इसको ऊपर जा रहा है, यहाँ 5 × 3 है, तो ये हमारे पास यहाँ से 5 × 3 आएगा, लाइक बिल्कुल ऑपोजिट रन कर रहे होते हैं बोथ स्ट्रैंड्स। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए, और जबकि हमारे पास बट दिस सिंगल स्ट्रैंड कैन फोल्ड ऑन इट्स सेल्फ टू मेक लूप्स एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये अपने सराउंडिंग में ही जो है वो फोल्ड हुआ हुआ है, जो आरएनए का स्ट्रक्चर, इसका आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है, और इसने लूप्स बनाए होते हैं, और इस तरह का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आरएनए के केस में अगर हम बात करें लोकेशन की, ये भी हम लोग सब डिफरेंस को डिस्कस करें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोकेशन की, तो हम ये कहते हैं कि डीएनए की लोकेशन क्या होती है, न्यूक्लियस। डीएनए में हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए जो है ये न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन अपने फंक्शंस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। और ये डीएनए की बात की जाए तो ये स्मॉल अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसकी एडुकेशन का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन का। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नेक्स्ट है इसका फंक्शंस का। फंक्शन में क्या होता है कि डीएनए की बात की तो हम कहते हैं डीएनए का फंक्शन ये होता है कि ट्रांसमिट करा होता है और स्टोर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जबकि आरएनए में क्या होता है कि आरएनए जो है ये हमें हेल्प कर रहा होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, अच्छा डीएनए में क्या होता है, डीएनए कैरी करता है हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और उसके बाद जो है वो उसको इस ट्रांसफरिंग के पर्पज के लिए भी यूज कर रहा होता है, और उसके बाद इस हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस को लेकर निकलता है फॉर द
डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और फंक्शंस के लिए। द फर्टिलाइज्ड एग सेल कंटेन कंप्लीट डीएनए टू मेक बॉडी ऑर्गन्स। कि जो एग फर्टिलाइज्ड होता है, इस एग फर्टिलाइज्ड एग के पास कंप्लीट डीएनए होता है, ठीक है। और ये फर्दर आगे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर हेल्प आउट करेगा उनकी फॉर्मेशन में। उसके बाद आरएनए में क्या होता है, आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर फर्स्ट। सेकेंडली मैसेंजर आर, हाँ, अब इसकी ये फर्दर आगे टाइप्स होती हैं आरएनए की। जो टाइप्स की हम बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप को कहते होते हैं मैसेंजर आरएनए, इसको हम लोग एमआरएनए भी बोलते हैं। फिर हमारे पास एक होता है, इसकी टाइप होती है विच इज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए भी कहा जाता है उसको। और एक होता है हमारे पास टाइप होती है राइबोसोमल आरएनए विच इज आरआरएनए होता है। असिस्टेंट मेकिंग प्रोटीन, ये सब प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास पॉइंट्स थे। हम लोगों ने 5 पॉइंट्स डिस्कस करनी है डिफरेंस के, ठीक है। इसमें से नाइट्रोजनस बेस को हमने डिस्कस किया, शुगर डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद स्ट्रैंड्स में डिफरेंस है, इनकी लोकेशन में डिफरेंस है, और उसके बाद इसके फंक्शंस में डिफरेंस है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वजीहा? यस मैम, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट को, यहाँ पे हमारा लास्ट एक पॉइंट है डिस्कवरी की बात करें तो हम कहते हैं कि स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को डिस्कवर किया था 1953 में, और इसको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था 1962 में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका बेसिक डिस्कवरी की इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि डीएनए के एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इट इज वेरी फेमस, मोस्ट फेमस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें डबल हेलिक्स होता है, डीएनए के 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं। फर्स्ट स्ट्रैंड फॉर एग्जांपल ये है, सेकंड स्ट्रैंड कुछ इस टाइप का होता है। दी स्ट्रैंड्स ट्विस्ट अराउंड ईच अदर लाइक अ स्पाइरल स्टेयरकेस, ठीक है, बिल्कुल स्टेयर्स की तरह ये एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन की। इन्होंने एक बैकबोन यानी कि एक बैकवर्ड साइड पे एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया होता है जिसमें शुगर और फॉस्फेट लिंक्ड हुआ होता है। ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसमें स्ट्रैंड्स में अगर हम देखें तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन की वर्ड पहले जो आपको शुगर मिलेगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, लाइक बेस भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें बैकबोन की, और आपको पता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इनके मिड में होता है, इसलिए जो है ये आपको ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद टुगेदर दे फॉर्म द बैकबोन, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्ट्रक्चर, आउटसाइड द हेलिक्स। ये हेलिक्स के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये आपको मैं बता दूं, ये हेलिक्स के ऑलमोस्ट लाइक इस पोजीशन में प्रेजेंट होगा। इसके बिल्कुल स्ट्रैंड्स का ऑलमोस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। जबकि नाइट्रोजनियस बेसेस जो होती हैं ये अंदर प्रेजेंट होती हैं, इस तरह बेसेस अंदर होती हैं, और बाकी फॉस्फेट शुगर जो होते हैं ये बैकबोन बना रहे होते हैं, ये आउटर प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनियस बेस की बात करें तो ये इनसाइड द हेलिक्स प्रेजेंट होती है, और हम ये कहते हैं कि बेसिस आर अटैच टू द शुगर। बेसिस जो है वो शुगर से अटैच हुई होती हैं। अब ये याद रखना, बेसिस जो है फॉस्फेट्स नहीं, शुगर से अटैच होती है। बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विद द बेसिस ऑफ अदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया कि हमारे पास एक स्ट्रैंड की जो बेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रैंड की बेस है एडेनिन, दूसरे स्ट्रैंड की बेस के साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल गोवानीन है। ये दोनों लिंक्ड हुई होती हैं थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके मिड में इस पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या होती है, यहाँ पे इनके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एडेनिन ने डबल बॉन्ड क्रिएट किया होता है थायमीन के साथ। ये मैंने आपको, एक मिनट, आई थिंक अलग बताया, यस हाँ, यहाँ पे आता है हमारे पास, गवानीन नहीं आता, यहाँ पे आता है थायमीन। एडेनिन ने जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट किया होता है थायमीन के साथ। गोवानीन ने ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट किया होता है साइटोसिन के साथ। और अगर यही आरएनए हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूरेसिल। दीज बेस पेयर्स फॉर्म द स्टेप्स और रंग्स ऑफ द लेडर, ठीक है, जैसे कि स्टेप्स होते हैं ना हमारे पास लेडर के, सीढ़ी के, इसी तरह इसने भी क्रिएट किए होते हैं। सारे के सारे आपको इस तरह से शो हो रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। एक स्ट्रैंड रन करा होता है 5 to 3, और एक स्ट्रैंड 3 to 5 रन करा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है दिस दिस ऑपोजिट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन एंड द स्टेबिलिटी। ये हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों स्ट्रैंड्स होते हैं, ताकि लाइक ये रेप्लिकेशन में और स्टेबिलिटी में, इसी तरह से ये स्टेबल होते हैं तो ऑपोजिट उसमें जा रहे होते हैं। दूसरी बात है रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेनेटिक कोड की बात की जाए तो सीक्वेंस ऑफ बेसेस एडेनिन थायमीन गोवानिन साइटोसिन इन डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म द जेनेटिक कोड।
इन्होंने बेस बैकबोन पे कोड जनरेट किया होता है। दिस कोड डिटरमाइंस द टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड टाइप टू मेक प्रोटीन्स। वो हमारे पास एक टॉपिक होता है ना, उसको हम कहते होते हैं, अभी शायद आगे जाके आपको आए भी सही, डीएनए सीक्वेंसिंग। और हम डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड को कहाँ पे यूज करते होते हैं, इन टू डिटरमिन दी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, बहुत ही फेमस मेथड है, दैट इज द डीएनए सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये जो एक बैकग्राउंड पे जो एक कोड होता है पूरा बेसिस का, इसके थ्रू हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह होता है ना कि एक अमाइनो एसिड है, सेकंड अमाइनो एसिड होते हैं, ये सारे लिंक्ड हुए होते हैं और उन्होंने मिलकर पॉलीप्रोटीन्स बनाई होती हैं और उनसे फर्दर आगे प्रोटीन्स बने होते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल चेक करना कि फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कैन में कोई रिपीटेशन है नहीं है, किस तरह रिपीट हो रहे हैं, तो ये फर्दर आप जो है डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू और इस बिहाइंड ये जो कोड होता है जेनेटिक कोड्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम ये हमारे पास ये है इसकी लोकेशन और फंक्शंस। लोकेशन और फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें मेनली न्यूक्लियस में डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, फॉर द रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जितने भी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, इसके बाद डेवलपमेंट में, और इसके साथ साथ ग्रोथ में, इन तमाम प्रोसेसेस के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है वो न्यूक्लिक एसिड प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये हमारे पास मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे स्ट्रक्चर ऑफ दी डीएनए पे। अब कोई ऐसा पॉइंट है आपका वजीहा जो नहीं हुआ क्लियर आपको? हम लाइक कह सकते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो एंटी पैरेलल चलता है। अच्छा दोबारा पूछो, क्या कह रही थी आप? मैम मैं ये कह रही थी कि हम कह सकते हैं ना कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी सीक्वेंसिंग है वो एंटी पैरेलल चलती है। नहीं, डीएनए के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, दो जो स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स मिलकर डीएनए बना रहे हैं ना। एक स्ट्रैंड तो सिर्फ डीएनए नहीं होगा, दोनों स्ट्रैंड्स मिलेंगे तो वो एक डीएनए बनेगा। वो दो जो स्ट्रैंड्स है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कहते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऑपोजिट में चल रहा होता है, तो ये वर्डिंग शायद ठीक ना, दोनों स्ट्रैंड्स ने मिलके एक डीएनए बनाया है। और हम लोगों ने जो है वो ये कह सकते हैं कि वो दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती हैं। और ठीक है, आप कह भी दें, कोई मसला नहीं है, मुझे लगता है डीएनए मस्ट बी एंटी पैरेलल। हाँ, ये आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट। ओके मैम। लेकिन आपने फोकस इस पे पॉइंट पे करना है, ये आपसे क्वेश्चन कोई नहीं करने करेगा, ये फोकस इस पॉइंट पे करना है कि एंटी पैरेलल क्यों होते हैं। सोचो इसको, कल इसको डिस्कस करते हैं एंटी पैरेलल क्यों होते हैं। और दूसरी बात है कि एडेनिन और थायमिन